जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लश्कर। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का सोशल का एग्ज़ाम है आपका 7 मार्च 2024 को। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन दे दूंगा मैं हिस्ट्री की तरफ से इसी वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर। ठीक, अब देखो, आपको पूरे सिलेबस के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सप्लेन वीडियो विद आंसर्स मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे नोट्स भी और सारी वीडियोस की लिंक भी। ठीक, और हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, जहाँ से आपको आधी वीडियोस मिलेंगी वहाँ से और आधी वीडियो मिलेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल से। ठीक, दोनों यूट्यूब चैनल्स को देख लीजिए आप और चेक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ। स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी तरीके कंप्लीट हिस्ट्री वन शॉट के अंदर एक्सप्लेन। चलो, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, चैप्टर का नाम को समझो पहले। दी राइज यानी यहाँ पर उदय हुआ है। आपने सुना है सनराइज यानी सने का, यानी सूर्य का उदय होना, यानी नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय होना। राष्ट्रवाद का उदय हुआ है यूरोप में। ठीक, पेंटिंग आपको देखने को मिलती है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसको पेंट किया है फ्रेडरिक सूर्य ने 1854 में, 1848 में। ठीक, सारे मेल और फीमेल एक लंबी सी ट्रेन बनाकर जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, जिसके हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और चार्टर ऑफ राइट ऑफ मेल्स। ठीक है, और एब्सोल्यूट सिम्बॉल्स यानी राजा के क्राउन और सिंहासन सब कुछ बिखरा पड़ा है ज़मीन में, फोरग्राउंड में। ठीक, और यूरोपियन विजन यानी सभी जो विश्व के लोग हैं वो बटे हुए हैं अलग अलग नेशंस में, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू देयर कॉस्ट्यूम्स और फ्लैग्स। ठीक है, वो सभी मिलजुल कर रहें और साथ में रहें। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने इस स्टैच्यू को पास कर लिया है, यानी उसके अंदर आज़ादी हो चुकी है, और फ्रांस उसके सामने खड़ा है, यानी उसके अंदर अभी स्ट्रगल चल रहा है। पुअर रिवल्ट ऑफ 1804 1848 फ्रांस के अंदर हो रहा है। ठीक, अब देखो, जर्मनी, आयरलैंड, रशिया, हंगरी, पोलैंड और इंग्लैंड लाइन में लगे हुए हैं आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी लिबर्टी के पास जा रहे हैं वो लोग। इमरजेंस ऑफ ऑल दीज चेंजेस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर। ओके सर। फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में रेवोल्यूशन हो गया था फ्रांस के अंदर। ठीक है, राजा का नाम मुझे आप बताना। ठीक है, और फिर उनको भगा दिया गया था। फिर बाद में आपकी आई थी नेशनल असेंबली, उसने लोगों को यूनाइट किया था बाय स्टार्टिंग द टाइटल्स ऑफ ले सिटियन और ले पैटियाई। ठीक, और उसने नए फ्रांस फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया था, ट्राई कलर फ्लैग को। ओके, और स्टेट जनरल का नाम कर दिया गया था नेशनल असेंबली, और इक्वल राइट्स दे दिए थे सभी को एक्सेप्ट वोटिंग राइट्स। ठीक है, और बाद में जब हमारे नेपोलियन आए थे, नेपोलियन ने अपने आप को डिक्लेयर करा कि वो एक मिशन पर है, और फ्रांस की आर्मी मूव करी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन सभी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, और वहाँ पे जो मोनार्कीज थी उन सभी को डिस्ट्रॉय करा। ठीक, और जहाँ पे नेपोलियन ने अपने रूल्स और रेगुलेशन को लगाए थे, उसको उसने नाम दिया नेपोलियन कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक, जिसके अंदर उसने कई सारे जो कंट्रीज थी वहाँ के गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था, और वेट और मेजरमेंट इक्वल कर दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स करे थे, और ड्यूज यानी जो कर्ज थे उनको कम कर दिया था, और फैसिलिटेट करा था उसने मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल्स और ट्रेड को फैसिलिटेट किया था उसने। ठीक, और जो लोगों का इनिशियल एंथुजियाज्म था वो बाद में कन्वर्ट हो गया था हॉस्टिलिटी के अंदर। ठीक, और उनका फ्रीडम वेनिश हो गया था, क्योंकि उनको लगता था कि वो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, वो लोग गुलाम बन चुके हैं नेपोलियन के। ऐसा दी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, यूरोप बहुत सारा डाइवर्स है। आपको एग्जांपल दिया है हेम्सबर्ग एम्पायर का, जिसमें देखो कई सारे क्षेत्र हैं, वेनेटिया, लम्बार्ड, ग्लेशिया, बोहेमिया, ट्रायोल, अपाइन और हेम्सबर्ग, जहाँ पर रूल करता है ऑस्ट्रो हंगरी रूल करता है, जहाँ पर वो रीजन, वो एम्पायर, और उसकी डोमिनेंस है इस पूरे एरिया में। ठीक, और यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। लैंग्वेज के बेसिस पे यूरोप बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक, अब देखो, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब यहाँ से इमरजेंस होगी नेशनलिज्म की। ठीक है, अब देखो कैसे। आपके पहले क्या था, पहले आपकी एक जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, यानी राजा और राजा के रिलेटिव्स, जैसे वो लोग यूनाइट थे थ्रू देयर सेम लैंग्वेज, सेम रॉयल लाइफ, मैरिज इन देयर रॉयल लाइफ जिसकी हो उसके साथ ही अपनी मैरिज करते थे, और
पावरफुल ग्रुप थे और स्मॉल नंबर में थे, ठीक। और जो गरीब लोग थे वो लोग उनके सामने हाथ पैर जो कि खड़े होते थे, ठीक। बाद में जैसे इंडस्ट्रीज आई सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में, वहाँ पे लोग गए इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करा, बिजनेस सीखा और बन गए बिजनेसमैन और प्रोफेशनल। यहाँ से एक नई मिडिल क्लास फॉर्म हुई, ठीक। एक न्यू क्लास फॉर्म हुई जिसको हमने कहा न्यू मिडिल क्लास, ठीक। नए नए टाउन्स इमर्ज हुए एक नई कमर्शियल क्लास इमर्ज हुई। ओके, व्हाट डज लिबरलिज्म और एंड नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? देखो, लिबरल मतलब होता है फ्री, और आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन 19th सेंचुरी स्प्रेड होने लगी। लोग बात करते थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ्रीडम की, ठीक। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की यानी आज़ादी की, ठीक। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते, गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। वोटिंग राइट दो सभी मेल को, ठीक है। और इक्वलिटी दो सभी को लॉज के ज़रिए। और ऑटोक्रेसी और जो क्लरिकल क्लास हैं उनके प्रिविलेजेस को हटाओ। और वेट और मेजरमेंट इक्वल करो। जो ट्रेड बैरियर्स हटा दो और कोस्ट कटिंग करने दो। ग्लोबलाइजेशन होने दो, क्योंकि ये लोग थे बिजनेसमैन, ठीक है। ये बात करते थे ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, जिससे उनको फ़ायदा होगा। और करेंसी नंबर रिड्यूस कर दो, ऐसा। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। नेपोलियन जो कि इस पूरे नेशनलिज्म को, मॉडर्नाइजेशन को होल्ड कर रहा था, उसकी हार हो गई बाय दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इन्होंने, और इसकी जो मीटिंग हुई थी जहाँ पर ट्रीटी हुई थी ना, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना 1815, जो कि जगह है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। और ऑस्ट्रियन चांसलर ने इस मीटिंग को होल्ड किया था, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक, ठीक। इसके अनुसार कई सारी देखो, पहले ही समझ लो, ये लोग बिलीव करते थे कंजर्वेटिव्स की जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी डोमिनेंस होनी चाहिए, और जो मॉडर्नाइजेशन था उसको उन्होंने अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करा। यानी जो देखो, मॉडर्नाइजेशन एक हथियार है जिसको नेपोलियन ने इस्तेमाल करा अपने लिए, अब ये लोग अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसा। जो मॉडर्न आर्मीज़ हैं, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है और डायनेमिक इकोनॉमी है, वो लोग अडॉप्ट करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, ऐसा। अब देखो, इस ट्रीटी के ज़रिए कई सारी स्टेट्स सेटअप की गई थी फ्रांस की बाउंड्री पे, ताकि वो फिर से अपना एक्सपेंशन ना कर ले। बोर्बन डायनेस्टी को रीगेन कर दिया गया था, ठीक। पार्ट्स ऑफ कंकेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्फ, ठीक है। और रशिया को दे दिया गया था पोलैंड, जहाँ पे उसने पोलिश लैंग्वेज को अबॉलिश कर दिया था। और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना दिया गया था बाय एडिंग दी बेल्जियम, ठीक है। ओके सर। कंजर्वेटिव्स जो बने थे 1815 के बाद से, वो ऑटोक्रेटिक थे, यानी वो अपना क्रिटिज्म को फेस नहीं करते थे और सेंसरशिप करते थे, और लॉज वगैरह बनाते थे न्यूज़पेपर के ऊपर और बुक्स के ऊपर, ठीक। दी रेवोल्यूशनरीज 1815 में जो रेवोल्यूशनरीज थे, जैसे कि गुजीबी मंजीनी, उन्होंने उनका जन्म हुआ था जिनेवा 1804 में। उन्होंने यंग बर्नी और यंग इटली नाम की कई सारी सोसाइटीज़ बनाई थी। और मजीनी बिलीव करते थे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है। ह्यूमन को दिया गया भगवान के द्वारा गिफ्ट है, ऐसा कुछ, ठीक है। हम सभी को यूनाइट होकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ। द एरिया ऑफ नहीं क्या था, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। देखो, 1813 से लेकर 1848 में कई सारे रेवोल्यूशन हुए थे। देखो, फर्स्ट पीपल टुक प्लेस इन फ्रांस 1830। देखो, फ्रांस में हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन। लुइस फिलिप जो कि राजा थे बourbon डायनेस्टी के, उनको भगा दिया गया, उनको बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, ठीक है। वैन फ्रांस स्पीसीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये स्टेटमेंट है ड्यूक मेटरनिक का, कि जब फ्रांस जीतता तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है, ऐसा। जुलाई रेवोल्यूशन जो कि हुआ था फ्रांस के अंदर 1830 में, उसने चिंगारी थी और आग बनी ब्रुसेल के अंदर, ब्रुसेल यानी बेल्जियम के अंदर। बेल्जियम अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, ठीक। और इंडिपेंडेंस हो गई थी ग्रीस की 1830 में बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड दी नेशनल फीलिंग। देखो, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड दी नेशनल फीलिंग। देखो, रोमांटिसिस्ट वो होते हैं जो कि बात करते हैं हमारे जो आप लोगों को यूनाइट करो बाय दी उनकी हिस्ट्री, बाय देयर फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, इन सब के जरिए, ठीक है, लोगों को यूनाइट करो। और प्रोमिनेंट रोमांटिसिस्ट हैं जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रीड हरर, ठीक है। इनका समय काल देख लो इनका। और इन्होंने जो जर्मनी की जो पुराने जो ओल्ड ओरिजिनल इनहेरिटेंस हैं उनका नाम है डास वॉल्स, ठीक है। और रशिया, देखो, लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के नेशनल सेंटिमेंट्स को
एकजुट करने में। रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई किया था तो जो पोलैंड के लोग थे, उन लोगों की जो लैंग्वेज थी पोलिश लैंग्वेज, उसको रशिया ने हटा दिया था वहाँ के सभी स्कूल से, और उसने अपनी रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया था। बट लोगों ने अपने जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे उसको उन्होंने रिप्रेजेंट कर अपनी पोलिश लैंग्वेज के जरिए उन्होंने अपने नेशनल सेंटिमेंट्स को दिखाया, ठीक है, शो करा। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखो 1830s के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हार्डशिप चल रही थी यूरोप के अंदर। मासेस माइग्रेट करती थी टाउन्स की तरफ, और टाउन्स ओवर क्राउडेड हो गए थे, और फूड की प्राइस बढ़ गई थी, तो लोग काफ़ी ज़्यादा दबाव में थे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हार्डशिप फेस कर रहे थे। तो लोगों ने लुईस फिलिप को भगा दिया, और बाद में जो गवर्नमेंट आई थी उसने लोगों को वोटिंग राइट्स दिए थे ताकि लोग शांत हो जाएं, और वक्त दिया था, काम दिया था, ठीक है। और लुईस फिलिप को भगाया था लोगों ने, उसको हम कहते हैं पुअर रिवोल्ट 1848, ठीक है। ओके सर, 1848 में देखो कई सारे रेवोल्यूशन हुए थे पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में। एक फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ था जर्मनी के अंदर। देखो सारे मेल और फीमेल बात करते थे, कॉम्बाइन होते थे और बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल यूनिफिकेशन की और पार्लियामेंट की, ठीक, और पार्लियामेंट की। इन जर्मनी मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने, और जाके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो कि हुई थी कन्वेड इन सेंट पॉल चर्च, वहाँ पर जाके राजा थे फ्रेडरिच विलियम IV प्रूशिया के, उनको प्रस्ताव दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाओ, पर उन्होंने ट्रूप्स को कॉल करके इस असेंबली को डिसबैंड किया था, ठीक है सर। द इशू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन, उसको कभी भी आर्ग्यूट नहीं किया गया, और महिलाओं के राइट्स की हमेशा आनंद हुआ, और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बट उनके राइट्स की बात किसी ने नहीं करी, और महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने की बात भी किसी ने नहीं करी, और उनको सिर्फ और सिर्फ एज अ विजिटर इन्वाइट किया गया था सेंट पॉल चर्च के अंदर, ताकि आप सारे कार्यक्रम देख सको, ऐसा। और उनको इन सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है, कि आप चुनोगे भी नहीं, खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखो जर्मनी के जो लार्ज और लैंडलॉर्ड्स थे उनको हम कहते हैं जंकास। जर्मनी में एक स्टेट है प्रूशिया, उसके राजा थे विलियम I, ठीक। उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम करा, मैं पूरे जर्मन एम्पायर का राजा हूँ। कब ये सेरेमनी हुई थी वर्सेल के अंदर, ठीक। वर्सेल वो उनके महल है, उसका नाम है वर्सेल, ठीक है। और ये इन्होंने यूनिफिकेशन करा कैसे, उनके चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क। उन्होंने 7 सालों तक 3 वॉर्स लड़ी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के साथ, और फिर इनको यूनिफिकेशन करके दिया था, ठीक है। और जो प्रूशियन स्टेट थी उसकी, जहाँ से हमारे विलियम I आते हैं, उनकी डोमिनेंस रही थी पूरे जर्मनी में, ठीक है सर। इटली यूनिफिकेशन, राजा थे विक्टर इमैनुएल II, और उनके 2 चीफ मिनिस्टर थे केवियर और गैरिबाल्डी। इन्होंने यूनिफिकेशन किया था नॉर्दर्न इटली का और इन्होंने सदर्न इटली का, ठीक। और उन्होंने अपने आप को 1861 में प्रोक्लेम किया था कि मैं इस पूरे इटली एम्पायर का राजा हूँ, ऐसा। ये एक डिप्लोमेट थे, और इन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर यूनाइट किया था, और इन्होंने पीजेंट्स की हेल्प ली थी ताकि वो स्पेनिश बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को भगा सकें टू सिसिलीज वाले एरिया से, ठीक। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में नेशनल यूनिफिकेशन के लिए देखो अलग अलग ग्रुप्स थे, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स वाले अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, और इंग्लैंड में पावर को सीज कर लिया गया था 1688 में ही, ठीक है। और बाद में फिर एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ताकि ये अपनी एक बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना सके, और बाद में फिर आयरलैंड को जोड़ा, फिर वो अलग हुआ, फिर से जोड़ लिया, ठीक है, और फिर बाद में वेल्स को जोड़ दिया। तो ऐसे एक पूरी कंट्री बनी जिसका नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। विजुअलाइजिंग द नेशन, एलेगरी वगैरह बनाई गई। एलेगरी एक फीमेल फिगर होती है जो कि दिखाती है उस पूरे नेशन को। जर्मनी की एलेगरी है जर्मेनिया, और फ्रांस की एलेगरी है मैरियाना। इनकी खासियत बताई कि इनके ताज में लगा है ओक्लिप्स, और इनके पास ताज नहीं, इनके पास है रेड कैप, ठीक। नेशनलिज्म और इम्पेलिज्म, मोस्ट सीरियस टेंशन वाला एक रीजन था बाल्कन रीजन, जो कि आज़ाद हुआ था 1871 में ऑटोमन एम्पायर से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल वेरिएशन थी, और जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी जो कि स्लाव्स यानी जो बड़े बड़े नेता जमींदार टाइप होते हैं, उनके कंट्रोल में थी, ये स्लाव्स के कंट्रोल में थी।
और स्लाव्स बहुत ज़्यादा लड़ते थे एक दूसरे से और हाईली इम्पीरियलिस्टिक और जेलिस फील करते थे एक दूसरे से, ठीक। और ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी ये कॉपरेशन नहीं करती थी और उल्टा क्लेम करती थी नए लैंड के ऊपर कि जो ज़मीन आज़ाद हो रही है ना वो मेरे अंडर में आती है, ऐसा। और ये आपस में लड़ती थी। अब देखो, दो बच्चे हैं, एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुल्लू, वो दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे लड़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो, इन बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए। इसके पेरेंट्स का नाम है, मुझे नहीं पता, XY, और इसके पेरेंट्स का नाम है RS, ठीक है। दोनों आ गए और वो भी लड़ने लगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई थी, ठीक। यानी जो छोटी छोटी कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास थोड़ी ना न्यूक्लियर वेपन है और बड़े बड़े हथियार हैं। बट जो इनकी सपोर्टर कंट्रीज थी वो भी आ गई लड़ाई में और वो भी लड़ने लगी। तो ऐसे हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। और इंडिया में जो हमारा नेशनलिज्म था वो स्ट्रगल था, कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इंडियन नेशनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ओके। अब देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया यहाँ पर उदय नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने नेशनलिज्म को खोदा नहीं, मतलब खोजा है, ठीक। हमने फाइंड करा है हमारे यूनिटी को। देखो, हमारा द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, पीपल बिगेन टू डिस्कवर देयर यूनिटी अमंग देमसेल्फ, ठीक है। उन्होंने अपने आपस में यूनिटी डिस्कवर करी जब वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ रहे थे तब, ठीक। डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंस एक्सपीरियंसेस, यानी सभी लोगों का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस था ब्रिटिशर्स के साथ और उनको एक ही मंच पे लाके खड़ा करा महात्मा गांधी जी ने, ठीक। उनके अंडर की हम दो मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, NCM और CDM। आ जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत मूवमेंट इन्होंने बेस क्रिएट किया था NCM के लिए। न्यू इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी हमारी कंट्री के अंदर। देखो, ह्यूज डिफेंस, देखो ब्रिटेन ने अपने जो लोन्स थे, वॉर लोन्स थे, और जो उनके ऊपर कर्ज था वॉर का, और जो उनकी ह्यूज एक्सपेंडिचर था उसको चुकाना चाहा हमारे इंडिया के ऊपर टैक्स लगाकर, ठीक। और देखो, वॉर के टाइम पर सप्लाई ना होने की वजह से फूड कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ गई थी और क्रॉप फेलियर भी हो गया था, ठीक है। क्रॉप फेलियर भी हो गया था जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज भी हो गई थी, जिसकी वजह से और प्राइस बढ़ गई थी, ठीक। और जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे हमारी इंडियन लोगों का रूरल एरिया से अपनी आर्मी में, और उनको वहाँ पे ले जाकर लड़वा सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। इसलिए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करते थे। और स्प्रेडिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमाइंस, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ है, फेमाइंस है और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल रही थी, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस थी, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस, ठीक। अब गांधी जी आते हैं अपने एक नोबल मोड ऑफ स्ट्रगल से एक खतरनाक और बेहतरीन वेपन के साथ, जिसका नाम है सत्याग्रह, जो कि बात करता है ट्रुथ और नॉन वायलेंस की, जिसको उन्होंने टेस्ट किया था 1917 में खेड़ा में और चंपारण में, और 1918 में अहमदाबाद में, ठीक। अब देखो, रॉलेट एक्ट, जिसको महात्मा गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा है, क्योंकि देखो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था, जो कि है लंदन में, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको पावर देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो बिना किसी अपील, बिना किसी वकील, बिना किसी दलील के, ठीक है सर। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, हड़ताल गांधी जी ने स्टार्ट की थी इस ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट में 6 अप्रैल 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को यह हड़ताल वायलेंट हो गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने लगाया था मार्शल लॉ, यानी आर्मी लॉ, यानी कोई भी व्यक्ति गैदर नहीं हो सकता, इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, वरना आर्मी एक्शन लेगी। 13 अप्रैल को 1919 त्यौहार था बैसाखी का अमृतसर में, तो लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी और इन सभी को मार दिया था, ओपन फायरिंग कर दी थी, ठीक। तो देखो, हाँ, रॉलेट खिलाफत मूवमेंट आप समझ लो, तुर्की के राजा थे खलीफा, उनकी हार हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और फिर ऐसी रूमर्स फैल रही थी कि उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी। तो इंडिया में जो अली ब्रदर्स थे, उनके सपोर्टर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने, जो कि यंग लीडर्स थे मुस्लिम्स के, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करके एक नई और बड़ी मूवमेंट की पहल करने की शुरुआत करी गांधी जी के साथ मिलकर, ठीक। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, सत्याग्रह प्लस जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स प्लस ब्लैक एक्ट प्लस
खिलाफत मूवमेंट, इन सभी चीज़ों ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी थी हमारे देश में एक नेशन वाइड मूवमेंट की, ठीक है, जो कि जिसका नाम पड़ा NCM यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक। अब देखो इस मूवमेंट, देखो कलकत्ता सेशन में इस मूवमेंट को करने का प्रस्ताव रखा गया था गांधी जी के द्वारा विद दी हेल्प ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, और इस मूवमेंट को करेंगे ये अडॉप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के सेक्शन जो कि हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920, ठीक है सर। इस मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन ही क्यों रखा गया? देखो गांधी जी की बुक थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो इंडियंस हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, अगर वो अपना कोऑपरेशन हटा देंगे तो उनका रूल एक साल के अंदर ही कोलैप्स करके गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रखा गया था। ये मूवमेंट अनफोल्ड होगी स्टेजेस के अंदर, पार्टिसिपेशन होगा, इलेक्शन के अंदर अपन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि अपन लोगों को बॉयकॉट करेंगे ऐसा। बट मद्रास की जस्टिस पार्टी ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया था क्योंकि ये एक नॉन ब्राह्मिकल पार्टी थी, ठीक है। मद्रास यानी आज का तमिलनाडु। डिफरेंट स्टूडेंट्स विद इन दी मूवमेंट। NCM स्टार्ट हुई थी जनवरी 1921 में, और टाउन्स में देखो लोगों ने बॉयकॉट किया था अपनी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, सर्विसेज को और टाइटल्स को। और लिमिटेशन ये थी कि जो खादी थी वो एक्सपेंसिव थी और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, सर्विसेज और टाइटल्स नहीं थे। टाइटल्स छोड़ो बट स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थे, ठीक। कंट्री साइड में जो बाबा रामचंद्र थे जो कि एज अ बॉन्डेड लेवल गए थे फिजी, उन्होंने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था ओध किसान सभा, जो कि पीजेंट्स को मोबिलाइज करती है पार्टिसिपेशन के लिए। और नए धोबी बंदरगाह इस्टेब्लिश किए गए थे जो कि अगेंस्ट में थे तालुकदार्स के और लैंडलॉर्ड्स के, ठीक। ट्रैवल्स जो कि गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के थे, वहाँ पे जो उनके लीडर थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू, जो कि वॉयलेंस करते थे और लोग मानते थे कि वो अमर हैं, उनको गोली लगेगी तो वो मरेंगे नहीं, ऐसा भगवान है वो, ऐसा, ठीक। ट्रैवल्स और प्लांटेशन वर्कर्स, वो लोग सोचते थे कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग अपने गांव जा सकते हैं अपनी प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के, और गांधी जी हमको आके वक्त देंगे, ऐसा, ठीक है। चौरा कांड के तहत 1922 फरवरी में ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी गई थी। आइडिया ऑफ स्वतंत्र भारत इमर्ज हुआ था यहाँ सर, ठीक है। यहाँ से सभी लोगों ने नारे दिए थे स्वतंत्र भारत के, ऐसा। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो ब्रिज, ये ब्रिज वाला पोर्शन है, यहाँ पर मासेस को तैयार किया गया था अनदर स्ट्रगल के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कांग्रेस के अंदर, जो कि इलेक्शन लड़ेगी, और इसके लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ठीक है। और इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया था जिसकी वजह से फूड की प्राइस बढ़ गई थी, और सैमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था जिसकी वजह से लोगों ने उसको गो बैक सैमन नाम के नारे से भगाया था यहाँ से, ठीक है। अब देखो डोमिनियन स्टेटस, ये प्रस्ताव दिया था गवर्नमेंट ने हमारे जो लीडर्स थे उनको, बट हमारे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो हमारे यंग लीडर्स थे उन्होंने इस प्रस्ताव को नेगलेक्ट कर दिया था, ठुकरा दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में, जो कि हुई थी लंदन में, ठीक। और भारत आकर हमें लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, जो कि हुआ था दिसंबर 1929 में, ओके। सॉल्ट मार्च ऑन 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने एक लेटर सेंड करा वायसरॉय को कि आप मेरी 11 डिमांड्स को मान लो, वरना मैं एक्शन लूँगा, वरना मैं न्यू मूवमेंट लॉन्च करूँगा, ठीक है। और इंक्लूडेड सॉल्ट टैक्स की डिमांड को मांगा था, बट उसने नेगलेक्ट कर दी थी इनकी डिमांड को। फिर गांधी जी ने 240 मील चल के गए थे 10 दिन के अंदर, और फिर वो दांडी पहुँचे थे। दांडी एक कोस्टल एरिया है, 24 डेज के अंदर, यानी प्रतिदिन वो चलते थे 10 मील पर डे, ठीक। और ट्रैवल किया था उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ। दांडी एक कोस्टल एरिया है जहाँ पर जाकर उन्होंने 6 अप्रैल को शॉर्ट लॉ तोड़ा और इसको एज अ सेरेमनी एक्सप्रेस करा, ठीक। और मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है यहाँ सर, यहाँ से सभी लोग CDM के तहत शॉर्ट लॉ को ब्रेक करते थे, लिकर शॉप्स को क्लोज करते थे, और पीजेंट्स अपने टैक्स नहीं देते थे, और चौकीदारी टैक्स देने से मना करते थे, ठीक।
गवर्नमेंट ने बहुत सारा ब्रूटल रेप्रेशन करा, अरेस्टिंग करी लीडर्स के जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी। और गांधी 11 पैक्ट के तहत इस मूवमेंट को कॉल कर दिया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 में जाने के लिए गांधी जी मान गए थे और ये पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है सर। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दी मूवमेंट्स। देखो, रिच पीसेंट्स ने ये डिमांड करते थे अपने जो टैक्स है उनको ख़त्म करने की, और गवर्नमेंट ने इनके टैक्स को ख़त्म करने की जो डिमांड थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक, इसलिए इन लोगों ने सपोर्ट किया था सीडीएम का। पुअर पीसेंट्स डिमांड करते थे टैक्स को ख़त्म करने की, बट ये डायरेक्टली अगेंस्ट में थे रिच पीसेंट्स के। ठीक है, और ये लोग वॉयलेंस करते थे तो जो कांग्रेस थी वो डायरेक्टली इनको सपोर्ट करती थी। ठीक, रिच पीसेंट्स को, क्योंकि ये कांग्रेस को फंड करते थे। क्या लिखा है, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो, फिक्की जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी, जो कि फॉर्म हुई थी 1927 में। ये लोग डिमांड करते थे बिजनेस एक्सपेंड करना है इसकी और ट्रेड बैरियर्स हटा दो इसकी। ठीक है, और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक सेठ हुकुमचंद, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला। ओके, और वर्कर्स जैसे कि गांधीयन, जो कुछ वर्कर्स ने गांधीयन इन्फ्लुएंस में आकर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बट ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया था। ठीक, नो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। वुमेन ने लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन किया था, प्रोटेस्ट किए थे, मार्चेस की थी और क्लोजेशन ऑफ लिकर शॉप्स की थी, पर उनके अपलिपमेंट की बात किसी ने नहीं करी। नो पार्लियामेंट कंसर्न। ओके सर। लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, कास्ट इशू था। देखो, अनटचेबल्स बात करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट की और वेब सीट्स की, बट गांधी जी हाइजन्स को बोलते थे हाइजन्स, आई मीन टू से अनटचेबल्स को बोलते थे हाइजन्स। ठीक है, यानी भगवान हरि के बेटे। और कांग्रेस व्यू पॉइंट देखती थी सनातनीज का। ओके, अब देखो, इंडिविजुअल लेवल पर लड़ाई थी बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। ये बात कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो कि बाद में देश के विभाजन का कारण बन सकता है, इसलिए गांधी जी मना करते थे। और बाद में इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, जिसके तहत 73 रिजर्व सीट्स दी गई थी बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, पूना पैक्ट के तहत सितंबर 1932 में। रिलीजियस इशू जो कि हुआ था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। देखो, हिंदूज की ग्लोरी देखी जाती थी कांग्रेस के अंदर, और मुस्लिम्स के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी थी मुस्लिम लीग। ठीक है, और लोग कम्युनल राइट्स करते थे यानी दंगे फसाद और खून खराबा, ब्लड। ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पर लड़ाई थी एम आर जयकर और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। ठीक है, और देखो, ये बात कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, और या फिर मत दो यार, चलो हमको इनकी तरह हमको रिजर्व सीट्स दे दो। ठीक है, ये माने नहीं, एम आर जयकर माने नहीं, तो फिर बाद में इन्होंने बात कर दी कि अड़ गए फिर ये कि भैया हम तो देंगे, अब तो हम लेंगे पूर्ण स्वराज, यानी अलग देश ही लेंगे, ऐसा। ठीक है, हमको अलग ही देश चाहिए, पाकिस्तान, ऐसा। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। देखो, आधी तो हमारे बीच में एकता लाई गई हमारी नेशनल मूवमेंट्स के द्वारा, और आधी लाई गई हमारे कॉमन स्ट्रगल ने, और आधी लाई थी हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस ने। ठीक है, क्या है, हमारी पुरानी हिस्ट्री ने, पुराने गाने ने, हमारे जो पुराने नृत्य थे, लोक नृत्य थे उसने। ठीक है, हमने इमेजेस बनाई थी भारत माता की, और वंदे मातरम सॉन्ग गाया था, और रिवाइवल ऑफ बालाट यानी दादी नानी वाली कहानियाँ और फोक टेल्स, और जो नॉर्दर्न इंडिया के जो फोक टेल्स थे उनको कंपाइल करा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सदर्न इंडिया के नटेश्वर शास्त्री की एक बुक है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक, आइकॉन्स के थ्रू और सिम्बल्स के थ्रू हमने यूनिटी को डिस्कवर करा था बाय मेकिंग दी स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग, और हमने हमारी पुरानी हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करके देखा था कि भैया हमारी हिस्ट्री थी क्या, हमारा इतिहास रहा क्या है। हमारे मौर्य साम्राज्य को हमने देखा, हमारे बड़े बड़े एम्पायर्स को देखा, हमारे जो हमारे चाय संहिता, हमारे जो आर्यभट्ट के इन्वेंशन, हमने क्या क्या हमारी जो हिस्ट्री रही है उसको हमने देखा और समझा और यूनिटी को डिस्कवर करा। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट हमारे इसमें कंप्लीट विड्रॉल हो गया था ब्रिटिशर्स का हमारे देश से, और डू और डाई का नारा दिया था, यानी करो और मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, और वर्धा कमेटी बनी थी जो कि हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बनाएगी। कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखो, हमारा वर्ल्ड पास्ट में कैसा था, पास्ट में हमारा वर्ल्ड कैसा था, कैसे
हम लोग कनेक्टेड थे, ग्लोबल था या नहीं था, मॉडर्न था या नहीं था, ठीक। अब देखो फैक्टर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो हमारे इस पूरे वर्ल्ड जो हमारा पहले था ना, वो आज जैसा बना है, आज जैसा मॉडर्न बना है, उसको उसको इनेबल करा है, उसको ऑन करा है, उसको लाया है ऐसा कई सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल फैक्टर्स ने, जैसे कि फूड, ट्रेड और डिजीज़ और टेक्नोलॉजी, ठीक। ठीक है सर। प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था ना, वो श्रैंक हो गया और वो बन गया ग्लोबल। और ग्लोबल तो पहले था ही, वो बन गया मॉडर्न और बन गया आज का वर्ल्ड। आज का वर्ल्ड बना है बाय दी ट्रेड, पीपल का माइग्रेशन और कैपिटल का माइग्रेशन। देखो 3 तरह का माइग्रेशन होता था, यानी 3 तरह की चीज़ें ट्रेवल करती थी, ट्रेड, कैपिटल और लोग, ठीक है। ओके सर। देखो एंशियंट टाइम से ही ट्रेडर्स, प्रीस्ट और पिलग्रिम्स ट्रेवल करते हैं फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। गुड्स, मनी, वैल्यूज़ और आइडियाज़ और रिलीजन और इन्वेंशन और जम्स और डिजीज ट्रेवल करती हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड होता था। कौड़ीज ज़्यादा करेंसी इस्तेमाल होती थी, ठीक है। और सिल्क रूट लिंक दी वर्ल्ड, सिल्क रूट ने पूरे वर्ल्ड को लिंक करा। कैसे देखो, वाइब्रेंट ट्रेड और कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी। सिल्क रूट है क्या सर? देखो हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई रूट्स ओवर सीज और लैंड्स विच कनेक्ट द यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। और देखो चाइनीज पोइट्री, इंडियन स्पाइसेस का ट्रेड होता था यहाँ पर। और जो पैसा था वो यूरोप से भेज के आता था एशिया की तरफ, गोल्ड और सिल्वर, ठीक। और साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। देखो क्रिश्चियन और मुस्लिम रिलीजन हमारे एशिया की तरफ आए हैं और एशिया से हमारे लिए गर्व की बात है, ये बहुत प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि हमारा बुद्धिज़्म रिलीजन हमारे नॉर्थ इंडिया से स्प्रेड हुआ है पूरे एशिया की तरफ, पूरे वर्ल्ड की तरफ, ठीक है। अब देखो लोग ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं? अपने गुड्स, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़, रिलीजन और इन्वेंशंस और उनके फूड को भी। देखो चाइना में जो एक फूड था नूडल, वो ट्रेड के थ्रू पहुंचा था यूरोप, जिसको हम आज इटालियन डिश स्पेगेटी के नाम से जानते हैं, ठीक। पास्ता भी गया था यूरोप गया था अरब से। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने 14वीं सेंचुरी में डिस्कवरी करी थी अमेरिकाज, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो कि अलग कॉन्टिनेंट है। और देखो एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब जो अमेरिकाज यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये पूरे कॉन्टिनेंट हो गया अमेरिकाज, ठीक। और यूएसए जो आप आज देखते हो, आज जो आप अमेरिका कंट्री देखते हो, अमेरिका वो एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका जो कि कॉन्टिनेंट है उसके अंदर, उस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ठीक है। बट ये है हमारा अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट, ठीक है। इनकी डिस्कवरी करी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने और जो ओरिजिनल इनहेरिटेंस थे उनको उसने नाम दिया था रेड इंडियंस, ठीक है सर। और इसके बाद देखो 15वीं सेंचुरी में पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट और टमाटो और मेज़ की क्रॉप्स, ऐसी नई क्रॉप्स खोज ली गई थी अमेरिका की डिस्कवरी के बाद, और जिन्होंने यूरोप की डेथ और लाइफ के रेशियो को चेंज कर दिया था। देखो कैसे पूरा डिपेंड थे पोटैटो के ऊपर। और जो डिजीज़ थी 1840s में, वो जो एक डिजीज़ आ गई थी पोटैटो के ऊपर जो कि सारी क्रॉप को ख़राब कर दिया था। जिन लोगों ने पोटैटो खाए थे उन लोग की डेथ हो गई थी, और बहुत सारे लोग डिपेंड थे पोटैटो के ऊपर, तो उनकी डेथ हो गई थी, ऐसा, ठीक। कंकेस्ट, डिजीज़ और ट्रेड। देखो वास्को डी गामा ने खोज कर ली थी इंडिया की 1498 में। तो यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस्ड द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिकाज, ठीक। यानी उसने अमेरिका और एशिया दोनों के सी रूट्स पता कर लिए यूरोपियंस ने, ठीक है। अब देखो प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक हो गया, बसलिंग ट्रेड होता है इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। और यूरोपियंस का जो फ्लो था, जो पैसे का फ्लो था ना, वो अभी जा रहा है, तो यूरोप वो जा तो रहा है अभी एशिया की तरफ, बट वो पैसा उनका नहीं है, वो पैसा आ रहा है अमेरिका से, ठीक। देखो कैसे अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा वास्ट और अबाउंडेंट लैंड है, मिनरल्स हैं, लाइफ्स है और फूड है, और प्रीशियस मेटल्स हैं जो कि हैं पेरू और मेक्सिको की खदानों में, ठीक। और ट्रेड करते हैं वो लोग, जो यूरोपियंस है ना, वो ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ और चाइना के साथ, एशिया के साथ, ठीक है।
और जो पैसा है वो लेके आते हैं अमेरिका से। कैसे? देखो खदान है यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स की, ऐसा है, ठीक। पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट ऑन अमेरिका, देखो नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फाइव पावर, जो सुपीरियर फाइव पावर है उसका ही रिजल्ट नहीं है, जम्स और डिजीज ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। देखो स्मॉल पॉक्स जो कि एक साधारण सी बीमारी है यूरोप में, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी अमेरिकन के लिए, क्योंकि देखो अमेरिका लंबे समय से आइसोलेटेड रहा है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। अमेरिकाज लॉन्ग आइसोलेशन, और देखो ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो थे ना अमेरिका के, उनके अंदर इम्यूनिटीज़ नहीं थी इन डिजीज़ से लड़ने की, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडली साबित हुई है डिजीज़, ठीक है, और किलर। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, देखो पॉवर्टी और हंगर बढ़ गया था यूरोपियन सोसाइटी में 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। तो लोग देखो जाते थे अमेरिका की तरफ, अमेरिका जाते थे, अमेरिका में प्लांटेशन वर्क स्टार्ट करते थे और लेबर लेके आते थे अफ्रीका से, ठीक। और ऐसे उन्होंने अपना पूरा ट्रायंगल बना के रखा था। देखो क्या करेंगे वो लोग, लेबर लेके आएंगे अफ्रीका से, करेंगे प्लांटेशन फार्मिंग अमेरिका के अंदर, और फिर वहाँ से जो गुड आएंगे, पैसा आएगा, जो वो पैसे भेजेंगे यूरोप, और जो सेलिंग करेंगे एशिया में, ऐसा, ठीक है सर। चेंज इन द इकोनॉमिक पावर्स, देखो 15th सेंचुरी के बाद से जो इंडिया और चाइना की डोमिनेंस खत्म हो गई, जो कि वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी, और बाद में ये अमेरिका की और यूरोप की डोमिनेंस बढ़ गई पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और जो पूरी पावर का जो पलड़ा था वो वेस्ट से चला गया, ईस्ट से चला गया वेस्ट, ऐसा, ठीक है। ईस्ट यानी ईस्टर्न वर्ल्ड, यानी ये पूरा एशिया, वो चला गया वेस्ट यानी क्या नाम है इसका, अमेरिका और यूरोप, ठीक है सर। अब चलो चैप्टर 4 आपका रिड्यूस है पूरा, और हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखो प्रिंट यानी लिखने की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है। देखो आपके चाइना में पहले होती थी हैंड प्रिंटिंग, यानी आपका एक पेपर है, एक वुड ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने आकृतियाँ बनाई, उसमें हमने इंक सरफेस से उसको हमने रब करा, ठीक, इंक सरफेस से रब करा हमने उसको, ठीक है। अब देखो ये जो हमने लिखा है ना, जो हमने एक पेपर तैयार करा है, इसको हम करेंगे वुड ब्लॉक, ठीक। और हमने कई सारे वुड ब्लॉक को जोड़ा और एक बुक तैयार करी, जिसका नाम दूंगा मैं अकोरियन बुक, ठीक। लिमिटेशन क्या है, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके एक साइड में लिख सकता हूँ, और मैं अगर पानी का इस्तेमाल करता हूँ इसके आसपास, तो फिर पानी से गिला होने में इसकी लकड़ी है तो लकड़ी ख़राब हो जाएगी और इंक निकल जाएगी, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन हो गई। अब देखो बुक्स का इस्तेमाल करेंगे मर्चेंट्स अपने रिकॉर्ड लिखने के लिए, और एग्ज़ाम में इस्तेमाल होगा, और लोग अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखेंगे, ऐसा। जापान में देखो इस अकॉर्डिंग बुक की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिस्ट बुक डायमंड सूत्रा ने, ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया था। और एक ओल्डेस्ट बुक है जापान की बुद्धिस्ट बुक है डायमंड सूत्रा, ठीक, इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज बुक, ओल्डेस्ट बुक है जापान की एक बुद्धिस्ट बुक है डायमंड सूत्रा, ठीक है ना। हाँ अब देखो लोग टेक्सटाइल के ऊपर लिखते थे, पेपर मनी बन गई थी, कार्ड्स वगैरह बन गए थे, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे लोग अब पेंटिंग करने लगे थे, ठीक है। आपको एक पेंटिंग मिलती है उकियो नाम की, जिसको पेंट करा है किटाकावा उतामारा ने, ठीक। प्रिंट कम्स टू यूरोप, देखो सिल्क रोड के थ्रू लोग जो पेपर था ना वो ट्रैवल किया था यूरोप की तरफ, ठीक है। तो यूरोप से जो पेपर था ना, यानी ये वुड ब्लॉक था, ये ट्रैवल करके पहुंचा था यूरोप, ठीक है, ट्रेड के थ्रू। और जो अकॉर्डिंग बुक की टेक्नोलॉजी थी वो चाइना से पहुंची थी यूरोप बाय दी मैक्रोपोलो, जो कि एक इटालियन व्यक्ति थे, वो लेके गए थे, ठीक है सर। अब देखो नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस। देखो यूरोप में नीड थी प्रिंट की, तो देखो यहाँ पर इन्वेंशन हुआ था गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का। वेलम क्या होती है, एक लग्जरी चीज़ होती है, यानी जानवर की खाल है उसको तैयार करना ऐसा लिखने का मीडियम, ठीक, पेपर तैयार करना, जानवर की खाल को ऐसा पेपर लिखने के लिए तैयार करना, उसको हम कहते हैं वेलम, ठीक। देखो जॉन गुटेनबर्ग एक मर्चेंट के बेटे थे, इन्होंने वाइन और ओलिव फैक्ट्रीज में इन्होंने काम करा था, ये एक सुनार थे, और इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की थी, ठीक। 1430s में इन्होंने इन्वेंशन किया था, और इनका इन्वेंशन इतना इम्पोर्टेंट था कि
300 सालों तक कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं। और जो प्रोडक्शन होता था हाथ से, उसको एंटायरली डिस्प्लेस कर दिया इनकी प्रिंटिंग प्रेस ने। ठीक, अब देखो प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स। देखो बुक्स फ्लडेड होने लगी मार्केट में, ओरल और हियरिंग कल्चर ग्रो होने लगा, और लोग सेकंड के थ्रू और बलाट्स के थ्रू बुक्स को पढ़ के सुनाते थे और पढ़ते थे और पढ़ते थे और सुनते थे। और जो देखो पढ़ के सुनाते थे और लोग सुनते थे। ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, इन ग्रुप्स को हम विलेजेस में कहेंगे संघ और टाउन्स में कहेंगे टेवरन। ठीक, और लोग लिखते थे सेक्रेट टेक्स्ट और दादी नानी वाली कहानियाँ यानी बलाड्स, और इलस्ट्रेशन करते थे पेजेस का और बुक्स का। ठीक, रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर। जो धर्म के नेता थे उनके दिल में डर था, फ्रेंड से एक डर था। क्योंकि देखो उनको लगता था कि जो आइडियाज़ हैं लैटिन थिंकर्स के वो स्प्रेड हो जाएंगे प्रिंट के थ्रू, और इररिलीजियस थॉट्स स्प्रेड हो जाएंगे, और वैल्यूबल लिटरेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि उनके धर्म की ग्रंथ है वो, और क्रिटिसाइज करते थे ये लोग प्रिंट को। ठीक, रेवोल्यूशन देखो, रेवोल्यूशन करते थे मार्टिन लूथर, इन्होंने 95 थीसिस लिखी थी रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर। ठीक, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स भी रेवोल्यूशन करते थे। ठीक, प्रिंट एंड डिसेकेंड। मिनाक्यो नाम के मेल वर्कर को, जो कि था इटली का, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा, क्योंकि उसने बाइबल जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है उसके ऊपर टिप्पणी करी थी, यानी उसको री इंटरप्रेट किया था, यानी उसके अपनी विचारधारणाएं बताई थी, यानी बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट किया था। ठीक है, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स 1558, ये इंडेक्स निकाला गया था। इन टॉपिक्स पे कोई बुक नहीं लिख सकता रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। ठीक, इनको एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक, मिनाक्यू स्पेलिंग ये है इसके नाम की, मिनाक्यू, कुछ भी बोलो उसको, मन को बोल लो। दी रीडिंग मैंने अब एक नई पब्लिक पढ़ने वाली इमेज हुई। देखो स्कूल्स सेटअप किए गए थे, न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आया था, बलाड्स फोक टेल्स के थ्रू लोग नए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आ गए थे। बलाड्स यानी दादी नानी वाली कहानियाँ, फोक टेल्स यानी पुराने लोकगीत, लोक नृत्य, ऐसा। और पॉकेट साइज की बुक्स डेवलप हो गई थी, जिनको हम इंग्लैंड में कहेंगे पेनी चैपी बुक, और फ्रांस में कहेंगे बिब्लियोथेक बिलेव। ओके, पीरियोडिक प्रेस आ गई थी, डेवलप की गई थी, जो कि ट्रेड के ऊपर, वॉर के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन देती थी। और आइडियाज़ ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स, उनको हम स्प्रेड कर सकते हैं, फिलॉसफी दे सकते हैं, और साइंस के इन्वेंशंस को डिस्कस कर सकते हैं प्रिंट के थ्रू। ठीक है, ट्रम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के क्रूअल नेता हैं और ज़मींदार हैं, उनका तख्ता हिलने लगा और शेकिंग करने लगा। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज़ ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स और मासेस। जो मासेस के और जो एनलाइटेंड थिंकर्स हैं उनके आइडिया को स्प्रेड कर सकते हैं हम मासेस की तरफ। ठीक है, लोगों को उनके आइडिया को स्प्रेड करके पहुंचा सकते हैं, ऐसा। लुइस सेबेस्टियन ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड स्प्रेड ओपिनियन ऑफ मासेस एंड स्वीप अवे डिस्पोटिज्म, यानी निरंकुशवाद को उखाड़ के फेंकने का हथियार है, ऐसा। प्रिंट कल्चर एंड दी फ्रांस रेवोल्यूशन। देखो फ्रांस रेवोल्यूशन में प्रिंट ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करा है आइडियाज़ ऑफ लैटिन थिंकर्स, उसको स्प्रेड करने के लिए, और न्यू डायलॉग और डिबेट के लिए एक मंच देने के लिए, और जो राजा की मोरालिटी है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, और लोगों को न्यूज़ के ऊपर जानकारी देने के लिए। और एक बात सुन लो यार, सुन लो बस एक बार, प्रिंट नॉट डायरेक्टली शेप द माइंड बट ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंट। यानी प्रिंट आपके माइंड को डायरेक्टली शेप नहीं करता, बट आपको एक पॉसिबिलिटी देता है भैया कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक, दी 19th सेंचुरी यानी 1801 में देखो, 1801 से लेकर 1899 तक देखो महिलाएं पढ़ती हुई थी, लिखती हुई थी, और कुछ महिलाएं पब्लिक, मतलब उनको बिहेवियर कैसे करना है अपने पति के साथ, ऐसे कुछ खाने क्या बना के खिलाना है, क्या क्या डिशेज बनती हैं, क्या क्या कैसे मसाले डालते हैं अपन, कैसे खाना बनाते हैं, अलग अलग तरीके की डिश होती हैं, ऐसे बनाओ खाना, ऐसे सिखाती थी महिलाओं को। ठीक है, और कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको फेस करने के लिए दिखाती थी, जैसे कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन थी बताओ मुझे, पंडिता रामाबाई, और कैलाश हासनी देवी, और राज सुंदरी देवी, और ताराबाई शिंदे, है ना।
हाँ, और देखो यूरोपियन हिस्ट्री में थी जॉन ऑस्टिन, ब्रून सिस्टर और जॉर्ज एलाइट। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रंस के लिए फर्स्ट चिल्ड्रन प्रेस आ गई थी फ्रांस के अंदर, जिसके ऊपर होती थी सेंसरशिप, यानी अपन चेक करेंगे कि वो लोग क्या छाप रहे हैं, जो कि करती थी गवर्नमेंट। ठीक, ग्रैंड मदर्स ऑफ जर्मनी, ग्रैंड मदर्स ऑफ जर्मनी इन्होंने कंपाइल की थी बुक्स, जो जो लोकल पीजेंट्स थे उनकी जो कहानियाँ थी, उनके जो गाने थे उनको कंपाइल करके एक बुक में लिखा था। ठीक है, और वर्कर्स देखो, वर्कर्स पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, और ये ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते थे और लिखते थे, और पढ़ते थे पॉलिटिकल ट्रेड्स, और लाइब्रेरीज में जाके पढ़ते थे, और लिटरेसी ठीक ठाक थी उस टाइम पर। ठीक है, ये सब लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। ठीक, ऐसा यानी 8th पास 9th पास ऐसा कुछ। फॉर द इनोवेशन देखो सीरीज में इन्वेंशन हुए थे। देखो सिलेंडर का प्रेस आ गई थी, जिसको डिस्कवर करा था रिचर्ड एम हुई ने, और ऑफ प्रेस आ गई थी, जो कि एक समय में 6 ग्लास से लिख सकती थी, और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस आ गई थी, जो कि प्रिंटिंग करती थी, और मेकिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा अच्छा हो गया था, और प्राइस कंट्रोल हो गया था। ठीक है, नोवेल्स का सिस्टम पॉपुलराइज हो गया था, यानी नोवेल्स वाला सिस्टम पॉपुलराइज हो गया था, और आई मीन टू से नोवेल्स के थ्रू अपन किसी के इमोशंस और एक्सपीरियंस को पढ़ सकते हैं। वो लोग पढ़ना पसंद करते थे, जो कि एक समय के बाद निकलती थी, जैसे कि सीज़न 1, सीज़न 2, पार्ट 2, पार्ट 3, चुड़ैल, पार्ट 4, ऐसा कुछ। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग का तरीका था वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था, और डस्ट कवर्स और जैकेट्स वगैरह बन गए थे, ताकि वो बुक्स को बचा सकें। ठीक, ऐसा। इंडिया अब यार तुम लोग पढ़ लोगे क्या? इतना सा तो है, पढ़ लो यार, पढ़ लो। चलो मैं पढ़ाऊँ, अब देखना बिल्कुल फोकस रखो और अच्छे से पढ़ाऊँगा। देखो अभी तक पढ़ाया अच्छे से मैंने, अभी भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी भी पढ़ाऊँगा। चलो मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज। देखो एज ऑफ प्रिंट, देखो प्रिंटिंग स्टार्ट होने से पहले हमारे इंडिया में होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी पाम लिखते थे, पाम लिस्ट यानी पत्तों पे। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज? अरबियन, पर्शियन और संस्कृत। ठीक है, ध्यान रखना है ASP यानी अरबियन, संस्कृत और पर्शियन। ठीक, और जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं वो कीड़ों के द्वारा खाली जाती थी, पत्ते फट जाते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, आप उसकी लिमिटेशन बना सकते हो, क्योंकि ये हैं हमारे पास, क्योंकि ये हैं पत्ते यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, यानी ये कीड़े मकोड़े इसको खा लेंगे और ये ख़राब हो जाती है, और पत्ते क्या है, पत्ते तो ख़राब होते हैं ना, ऐसा कुछ। ठीक है, और प्रिंट कम्स टू इंडिया। देखो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी हमारे गोवा में, स्टार्ट की थी पोर्टुगीज लोगों ने, कनकानी लैंग्वेज में। कनकानी लिख देता हूँ यार, इतनी बार पढ़ा है मैंने इस चैप्टर को, कम से कम मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ 15 बार। जी हाँ, 15 बार आपको इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ मैं। कई सारे मैंने वन शॉट की वीडियोस बनाई हैं, और वन शॉट की पूरी हिस्ट्री की वीडियो बनाई है मैंने कई बार, कम से कम 15 बार यार, सच में। कनकानी लैंग्वेज, और तमिल लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ था, फिर मलयालम में, फिर इंग्लिश में जाके गिन लो भाई, ये सच बोल रहा हूँ मैं। 15 या फिर कम से कम 10 तो गारंटी है, 10 तो है ही है। देख लो जाकर दोनों यूट्यूब चैनल्स पर। ठीक है, और जेम्स अगस्टस हिक्की ने इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की थी, जिसका नाम था बंगाल गजट, जो कि एक कमर्शियल पेपर था, जो कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं था, और जो कि सभी के बारे में लिखता था। कंट्रोवर्सी हो गई थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ, जिसके बाद उसको बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश ऑफिस यानी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि लीडर थे ब्रिटिशर्स के हमारे इंडिया में। ठीक, उस टाइम के। ठीक, लीडर ऐसा, यानी प्राइम मिनिस्टर टाइप। ठीक है, हमारी पहली इंडियन पत्रिका थी बंगाल गजट, स्पेलिंग सेम है, जिसको स्टार्ट किया था गंगाधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज में। ठीक, देखो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट, लड़ाई थी ऑर्थोडॉक्सीज और रिफॉर्मर्स के बीच में। रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राजा राममोहन रॉय, इनकी पत्रिका का नाम था समाचार कॉमेडी, और 2 न्यूज़पेपर थे, पर्शियन न्यूज़पेपर 1821 की लैंग्वेज में, 1821 में स्टार्ट हुए थे, शमसुल अकबर और जेन आई जहांनामा, और गुजराती न्यूज़पेपर था बॉम्बे क्या नाम था यार, बॉम्बे समाचार, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का पेपर था समाचार चंद्रिका, और हिंदू मुस्लिम्स ऑर्थोडॉक्सी थे। ये लोग अपोज करते थे रिफॉर्मर्स को, और रिफॉर्मर्स बात करते थे वीडियो रिमेज की, वीडियो कंडीशन की, और वीडियो एजुकेशन की, महिलाओं के एजुकेशन की, ब्राह्मिकल डोमिनेंस को हटाओ, प्रीस्टहुड यानी
कोई भी प्रीस्ट है, चाहे वो उलेमा हो चाहे वो ब्राह्मण हो, उनकी जो डोमिनेंस है उसको उसको हटाओ, ऐसा किसी भी एक ग्रुप की डोमिनेंस मत होने दो, ठीक है। मुस्लिम देखो, इन्होंने फतवा जारी किया था, उलेमास ने फतवा लॉन्च किया था बाय द प्रिंट 1867 में, और हिंदूज ने 18th सेंचुरी में रामचरितमानस को प्रिंट कर लिया था, और लखनऊ में और बॉम्बे में इनकी प्रिंटिंग प्रेस थी नवल किशोर और श्री वेंकटेश्वर, ओके। न्यू फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन देखो, कार्टून्स के थ्रू कमेंटिंग करते हैं अपन, लिटरेसी ठीक ठाक है तो आप ऐसे लिखोगे, गाने लिखोगे और अपनी ग्रोथ लिखोगे, अपने एक्सपीरियंस लिखोगे, ऐसा अपने एक्सपीरियंस लिखोगे, ठीक है। अब देखो विजुअल लिख देता हूँ यार, एक्सपीरियंसेस और पेंटिंग एक विजुअल मटेरियल जिसके द्वारा आप उस समय की सोसाइटी, पॉलिटी, कल्चर और बाकी चीज़ें समझ सकते हो, और आपको एक पेंटिंग दी गई है राजा रवि वर्मा की, ठीक है। अब देखो नॉवेल्स के थ्रू, नॉवल का कल्चर था यूरोप की सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में बाद में आया था ये। आप इसके थ्रू इमोशंस, एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप और बाकी सब चीज़ें समझ सकते हो उस व्यक्ति की, ठीक है। वुमेन एंड प्रिंट देखो, वुमेन एजुकेशन यानी महिला जो लिबरल हस्बैंड थे और फादर थे वो पढ़ाते थे, और जो ऑर्थोडॉक्स थी वो नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। वुमेन रिबल करती थी जैसे कि देख लो आप सभी का नाम, और राज सुंदरी देवी की ऑटोबायोग्राफी है बंगाली लैंग्वेज में, हमारा जीवन 1876 में, ठीक। वर्नाकुलर प्रेसेस यानी ओल्ड जो इंडियन लैंग्वेज थी उसमें प्रेस जो है, यानी जो अरबिन पर्सन और संस्कृत लैंग्वेज या फिर हिंदी या फिर उर्दू में जो प्रेसेस हैं उनको हम कहेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस, और राम चटर्जी की प्रेस थी वर्नाकुलर लैंग्वेज में श्री धर्म विचार, ठीक है, जो कि लिखती थी महिला के बारे में, महिलाओं की एजुकेशन, नेशनल मूवमेंट और रीमैरिज की, ठीक है, बात करती थी वो। अब पढ़ लो खुद से, पढ़ाऊँ यार, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं मेरे कसम से। आज मैंने 4 वन शॉट रिकॉर्ड करे हैं तुम लोग के लिए, तुम लोग की वीडियोस आएंगी वन शॉट की वीडियोस पूरे सब्जेक्ट की, ये वाली वीडियो 5 या फिर 6 मार्च को, ठीक, दोनों चैनल्स पर देखना मत भूलिएगा, ठीक है सर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में कम से कम डालूंगा 5 इस चैनल पर और 5 सेकंड चैनल पर, तो देखना उसको कोई मत भूलना। और जो आपका बोर्ड एग्जाम है, मेरे पास पेपर है एक इम्पॉर्टेंट पेपर है मेरे पास 2024 का ही है, तो उसको मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, वो तो देखना ही प्लीज़, वो तो देखना ही है आपको, ठीक है। प्रिंट एंड पुअर पीपल देखो, जो प्रिंट था वो बहुत सस्ता हो गया था, और रिच के साथ जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी वो बनाते थे रिच लोग, रिच पीजेंट्स थे वो पब्लिक लाइब्रेरीज वगैरह बनाते थे ताकि जो पीजेंट्स हैं वो जाके पढ़ सकें, ठीक है। लैंड पेटनोर्स लाइब्रेरीज वगैरह बनाते थे। इश्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो लिखते थे कौन, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो, जैसे कि ज्योतिबा फूले, उनकी बुक थी गुलामगिरी जो कि उन्होंने स्टार्ट की थी 1871 में, और बी आर अम्बेडकर और ई.वी. रामास्वामी नायकर, ठीक है। वर्किंग क्लास के जो लोग थे जैसे कि खाशी बाबा कानपुर के मिल वर्कर्स, उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च करी थी सच्ची कविता जो अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, ठीक है। प्रिंट एंड सेंसरशिप देखो, सेंसरशिप यानी सेंस कर रहे हैं कि क्या छापा है तुम लोग, ऐसा ये होती थी पहले इंग्लिशमैन के ऊपर इंडिया में, जो कि बाद में होने लगी थी इंडियन लैंग्वेज के ऊपर, जो कि इंडियन लैंग्वेज में जो प्रेस थी उनके ऊपर, ठीक है। 1857 की जो रिवल्ट हुआ था उसके बाद सेंसरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। हमारी पहली नेटिव प्रेस जो कि आई थी, जो कि नेशनलिस्ट प्रेस थी, जो कि थी केसरी, जिसको स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था जिसके द्वारा आपकी जो इंडियन लैंग्वेज में जो भी प्रेस है, अरबी में, पर्शियन में, संस्कृत में, किसी भी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में एक्सेप्ट इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आपकी प्रेस है उसको आप रातों रात चेंज कर दो, वरना हम बंद कर देंगे। कौन? ब्रिटिशर्स, बाय द एक्ट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है सर, रातों रात चेंज कर दो वरना बंद कर देंगे। कौन सी लैंग्वेज में कर दो? इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, ठीक है सर। आपको क्वेश्चन आ सकता है इससे, इंपॉर्टेंट है वैसे, कह रही लगा दूँ क्या आंसर, एक्स्ट्रा लगा दूँ, पढ़ोगे तुम लोग नोट्स, ठीक है। ठीक,
धन्यवाद। और आपको सारे नोट्स और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, सारे नोट्स और सब कुछ। पढ़ते रहो, मस्त रहो। और मेरी हालत ख़राब हो गई। वीडियो को लाइक करना और सारी वीडियोस को लाइक करो ताकि बाकी लोग हैं उनके पास भी मेरी वीडियोस पहुँचें और उनको भी उनके कंटेंट्स मिले काफ़ी सारे और काफ़ी सारे नोट्स मिले और वो भी विकास करें। ये मत सोचो कि भैया किसी और की भलाई होगी, ये सोचो कि भैया नॉलेज बढ़ेगी तो उससे अपने देश का विकास होगा। जय हिंद। गर्व से लिखो और दिल पे हाथ रख के बोलो जय हिंद।